Shri Amit Shah ji, this particular activity has been planned and it should be taken in the right spirit so that we are able to do the maximum justice and try to pick up maximum infected people whosoever they are there and prevent our high risk people from the rising mortality, which you can see that today it has gone to our over 130. So with this particular introductory remarks, I will request my two colleagues, Dr. Himanshu and Dr. Tenzing. They will be taking you through the various aspects of the manual, and it will be focusing on main issues which you are already doing. So you can just see that the things are done in the right perspective and done in a little bit uniform manner. Whatever your queries are there, whatever you want to bring forward from your practical experience, you can share with that, and those additional doubts, whatever we can clear from our side, we'll clear. Even subsequently also, if you come across anything, you can just raise that particular with our NCDC nodal officers, which are attached with each district, and they will be very happy to clarify and share with you some practical aspects of this. So thank you very much for joining, and we have already had two very good sessions, and now in this particular session, we hope that the remaining districts or remaining officers will be covered. Thank you very much, and Dr. Himanshu, please take them forward. Dr. Himanshu? Dr. Tenzing, can you listen? I think sound is not coming from your side. हो तो भैया पैर तो नहीं आ रहा फिर से चल गया चल गया I hope we are audible now. साला वीडियो So, we all heard Director NCDC making those opening remarks, and we are all positive that our work put together, combined efforts, will be able to bring down this ascending curve, and will be able to contain the situation in Delhi. So, we have two modules as we did it with the other districts. हमारे पास दो मॉड्यूल्स हैं, एक सुपरवाइजर लेवल के वर्कर्स के लिए, सुपरवाइजरी कैडर के लिए, और एक फील्ड लेवल टीम्स के लिए. तो हम शुरू करते हैं सुपरवाइजरी लेवल वर्कर्स के लिए जो मॉड्यूल है. जो भी क्वेश्चंस होंगे इसमें हम इसके एंड में ले लेंगे कंबाइंडली, और सर ने बताया था हमारी टीम्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अटैच रहेंगी एनसीडीसी के एक्सपर्ट्स, तो वो क्वेश्चंस जो बाद में अगर आते हैं तो वहां पे भी लिए जा सकते हैं. तो जो की ऑपरेशंस हमें करने हैं अगले कुछ दिनों में, उसकी जो रूपरेखा है वो ये है. फील्ड टीम्स अपना फील्ड में कुछ काम करेंगी, आइडेंटिफाई करेंगी केसेस को, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. उनके ऊपर एक सुपरवाइजर रहेगा कुछ टीम्स के ऊपर, जो सुपरवाइज करेंगे कि वो टीम्स अप्रोप्रिएटली आउटपुट दे रही हैं कि नहीं दे रही है, कहाँ पे समस्याएं आ रही है, उनको कैसे एड्रेस करना है. तो सुपरवाइजर्स को एड्रेस्ड है ये, लेकिन सभी के लिए कुछ चीजें इसमें कॉमन है. फील्ड लेवल वर्कर, सुपरवाइजर और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है.
सुपरवाइजर कौन होगा? सुपरवाइजर एक इंटरमीडिएट फील्ड टीम्स के बीच में और डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज के बीच में एक इंटरमीडिएरी लेवल होता है, जिसका काम होता है ये इंश्योर करना कि जो फील्ड टीम्स है वो अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से समझ ले और उन्हें अकॉर्डिंगली डिस्चार्ज करे। नेक्स्ट, ये 4 चैप्टर्स में ये वाला मॉड्यूल ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया जा चुका है और 4 चैप्टर्स में ऑर्गेनाइज्ड है। हम चारों चैप्टर्स के सेलिएंट पॉइंट्स को टच करेंगे डिटेल्स में, क्योंकि अभी 5 बजे से ऊपर हो चुका है और आप लोग इसको बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के साथ में भी ले सकते हैं, लेकिन जो की पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे जरूर स्ट्रेस करेंगे। नेक्स्ट, बेसिक्स ऑफ कोविड के साथ शुरू करते हैं। जो हम ऑलरेडी कई चीजें जानते हैं उसको सिर्फ हम एक तरह से दोहरा रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कोविड, हमें पता है कोविड नाम आया है एक नया कोरोना वायरस का CO, वायरस का VI और डिजीज का D उठा के कोविड इस बीमारी का नाम दिया गया है। 19 मतलब 2019 में ये पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था। एक नई डिजीज है और इसीलिए हम इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अभी जुटा रहे हैं, लेकिन काफी सारी चीजें अभी भी समझनी बाकी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि अभी आज की तारीख में हमारे पास ना तो कोई इसके लिए दवा है और ना कोई वैक्सीन है। नेक्स्ट, कोविड कैसे फैलता है? सबसे जरूरी चीज जानकारी के लिए यही है। इसी जानकारी के बेसिस पे अगर ये लोगों को हम ये जानकारी पहुंचा देते हैं तो उसको उसका बचने का उपाय भी यहीं पे छुपा हुआ है। जब कोई व्यक्ति जो कोरोना से ऑलरेडी पीड़ित है, कोविड से, जब वो खांसता, छींकता या फिर बात करता है तो वो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके खांसने, छींकने में और बात करने में। उनमें से उन ड्रॉपलेट्स में वायरस के पार्टिकल्स होते हैं, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स बोलते हैं इनको, और ये या तो डायरेक्टली किसी दूसरे व्यक्ति पे जो संक्रमित नहीं है उसके ऊपर गिरते हैं तो डायरेक्ट स्प्रेड कहलाता है, या फिर ये ऐसी सतहों पे जमा हो जाते हैं जहां पे ये कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं और उनके डीएक्टिवेट होने से पहले दूसरा व्यक्ति वहीं पे हाथ रख के उनको अपने हाथों पे लेके और फिर अपने अंदर, अपने शरीर तक पहुंचा सकता है। यूजुअली ये होता है चेहरे को टच करने से, आंख, नाक, मुंह और इन एरियाज को टच करने से। तो फेस का एरिया पर्टिकुलरली बार बार स्ट्रेस किया जाता है कि आप अपने फेस को टच करने अवॉइड करें, आप अपने फेस को, चेहरे को टच ना करें। नेक्स्ट, क्या सिम्टम्स है? सिम्टम्स मोस्ट कॉमनली जो सबसे कॉमन तौर पे देखे गए हैं वो है बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत। ये तीनों सिम्टम्स सबसे कॉमनली देखने को मिले हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स है जो कोविड बीमारी ये ला सकती है। इसमें कमजोरी, थकान, गला खराब रहना, भूख ना लगना, उल्टी जैसा लगना, डायरिया होना, और आजकल 2 सिम्टम्स जो बहुत कॉमनली रिपोर्ट हो रहे हैं वो है स्मेल ना कर पाना, सूंघने की शक्ति का लॉस और टेस्ट का लॉस। तो ये दोनों सिम्टम्स भी बड़े कॉमन हैं। नेक्स्ट, कोविड में 2 तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। केस जब हम कहते हैं तो वो होता है वो व्यक्ति जो संक्रमित हो चुका है उसको हम केस कहते हैं। तो केस या तो उसका लैब से कंफर्मेशन हो गया तब वो केस है, तो हमें लैबोरेटरी का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है जिसका, चाहे वो रैपिड एंटीजन टेस्ट से पॉजिटिव हो या फिर PCR से पॉजिटिव हो, तो दोनों तरीके के केस को हम कंफर्म्ड केस बोलते हैं, यानी कि लैब ने कंफर्म कर दिया है कि इस व्यक्ति को संक्रमण है। दूसरा केस होता है जिसमें लक्षण है लेकिन लैब रिजल्ट अभी तक नहीं आया है या फिर अभी सैंपल नहीं लिया गया है, लेकिन वो सारे लक्षण हैं जो हम पहले बता चुके हैं, तो उसको सस्पेक्टेड केस बोलते हैं। तो सस्पेक्टेड केस और कंफर्म केस, जब व्यक्ति कंफर्म हो जाता है तो उसमें सिम्टम्स हो भी सकते हैं और कई बार बिना सिम्टम के भी संक्रमण पाया गया है, उनको एसिम्टोमेटिक केसेस बोलते हैं जिसमें किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं होते हैं। नेक्स्ट, केस के अलावा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पहलू है वो है कॉन्टैक्ट। उस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए सारे लोग, ये बहुत जरूरी है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके स्प्रेड को या चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो उसकी फैलने की प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए
ये समझना बहुत जरूरी है कि कांटेक्ट कौन है इस बीमारी में। कांटेक्ट कौन कहलाता है? कांटेक्ट वो सारे लोग हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। संपर्क में आना मतलब उसके पास में बैठे हैं, उसके साथ रहते हैं, उसके साथ काम करते हैं, उसके आसपास रहते हैं नेबरहुड में, और उनमें उस व्यक्ति से जो हमने बताया था इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, वो किसी तरह से उन तक भी पहुंची होगी। तो इस इस शक के कारण वो लोग कॉन्टैक्ट्स की श्रेणी में आते हैं। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? घर में। जाहिर सी बात है, अगर कोई घर में एक केस है तो बाकी रिलेटिव जो भी उस घर में रहते हैं उसके साथ में वो सब कांटेक्ट में आए होंगे, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। उसके कम्युनिटी में, आसपास में, नेबरहुड में दोस्त है, या फिर जो रोजमर्रा की सुविधाएं देते हैं, अखबार वाला हो गया, दूध वाला हो गया, वेजिटेबल वेंडर, सब्जी वाले, तो ये सब लोग भी हो सकता है कि उस व्यक्ति से संक्रमित हुए हो, उस व्यक्ति से इनको फैलने के चांसेस है। जो साथ में ट्रैवल करते हैं, ऑफिस जाते हुए, बैक घर वापस आते हुए, और बाकी जगहों पे जहाँ पे वो व्यक्ति नॉर्मली जाता है, जैसे किसी सोशल गैदरिंग हो गई, कोई रिलीजियस मीटिंग, मंदिर में जाना, या किसी कॉन्फ्रेंस में, या किसी पार्टी में। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि एक संक्रमित व्यक्ति इन जगहों पे मोस्ट कॉमनली वो दूसरे व्यक्तियों को संक्रमण दे सकता है। जब भी ये देता है किसी को भी, हम अपने कॉन्टैक्ट्स को, जो व्यक्ति संपर्क में आए हैं, उनको दो श्रेणी में रखते हैं, एक हाई रिस्क और एक लो रिस्क। हाई रिस्क वो है जिनको क्लोज कांटेक्ट हुआ हो, यानी कि करीबी संपर्क में जो लोग आए हों, और करीबी संपर्क में आने की वजह से उनमें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं संक्रमण फैलने के। और लो रिस्क मतलब जो इतने करीब से संपर्क में नहीं आए, लेकिन अभी भी उनको पूरी तरह से रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो सेफ है। संपर्क में जरूर आए, लेकिन कुछ देर के लिए या फिर दूरी से। तो हाई रिस्क और लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स, दो तरह के संपर्क में आए व्यक्ति हो सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने का। वो व्यक्ति कोई भी बीमारी, इस तरह की बीमारी, खास करके हम अगर सिर्फ कोविड की बात कर रहे हैं, तो कोविड को फैलने के लिए एक संक्रमित व्यक्ति, फिर उसके संपर्क में आए हुए व्यक्ति, और फिर उन संपर्क में आए हुए व्यक्तियों के और संपर्क में आए हुए लोग, इस तरह से वो फैलता जाता है। तो अगर हम पहले स्टेज में, यानी कि कोई व्यक्ति संक्रमित हुआ, पॉजिटिव हुआ, और उसी टाइम पे अगर हम उसके संपर्क में आए हुए सारे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई कर ले, पहचान कर ले, और उनको अगर बाकी जगह पे ना जाने दें, उनका मूवमेंट या उनका घर में ही रोक दिया जाए, और उन्हें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इंश्योर किया जाए कि वो लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसे आगे फैलने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट सर्वेलेंस। तो हम ये कैसे ढूंढते हैं कि कौन व्यक्ति इसके कांटेक्ट में आए, और इन सारे ऑपरेशंस सर्वेलेंस कहलाते हैं। सर्वेलेंस मतलब होता है निगरानी रखना। सर्वेलेंस दो तरह का हो सकता है। एक, जब हम घर घर जाके ढूंढते हैं संक्रमित व्यक्तियों को या उनके संपर्क में आए व्यक्तियों को, ये एक्टिव सर्वेलेंस है। और जब व्यक्ति खुद आते हैं, जैसे डिस्पेंसरीज में और हॉस्पिटल्स में सिम्टम्स लेके या टेस्ट करवाने, वो पैसिव सर्वेलेंस है। नेक्स्ट, कंटेनमेंट जोन का जो कॉन्सेप्ट है, कंटेनमेंट जोन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कुछ जगह ऐसी पाई गई है और ऐसा देखा गया है जहां पे बहुत सारे केसेस आसपास रहते हैं, या तो एक ही घर में, या तो एक ही गली में, या तो एक ही मोहल्ले में, और वो वहां पे बहुत सारे केसेस का पाया जाना ये कहता है या ये जस्टिफाई करता है कि इसको एक कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए। कंटेनमेंट जोन बनाने का मुख्य जो लक्ष्य होता है वो ये है कि वो उस एरिया से बाहर ना फैल सके, वो सिर्फ उसी एरिया में कंटेन होके, सीमित होके रह जाए। तो ये कंटेनमेंट जोन एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, आपके लेवल पे, आपके डिस्ट्रिक्ट में ये आइडेंटिफाई किया जा चुका है ऑलरेडी। आइसोलेशन और क्वारंटाइन दो शब्द है जिनको बहुत कॉमनली यूज किया जाता है सर्वेलेंस और फील्ड टीम्स द्वारा। आइसोलेशन होता है जो पॉजिटिव केस आ चुका है, या तो लैब कंफर्म्ड, और या फिर वो अपने लक्षणों की वजह से पूरी तरह से ऐसा लगता है कि हाँ ये हो सकता है, सस्पेक्टेड केस है वो। तो जब ऐसे व्यक्तियों को हम उनके घर में ही या फिर किसी
निश्चित हॉस्पिटल में या ऐसी जगह पे उनको हम अलग से रखते हैं, बाकी लोगों से अलग करना, इसको आइसोलेशन कहते हैं। तो या तो वो घर पे भी रख सकते हैं, और अगर घर पे वो संभव नहीं है या वो क्राइटेरिया नहीं मीट करते तो उनको किसी हॉस्पिटल में या किसी और फैसिलिटी में रख सकते हैं। क्वारंटाइन एक शब्द है जो यूज किया गया है उन व्यक्तियों के लिए जो संपर्क में आए हैं और हो सकता है उन्हें वो बीमारी हो, लेकिन हमें अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो उन व्यक्तियों को जब तक वो सिम्टम्स डेवलप ना करे या जब तक हमारे पास ये पूरी कंफर्मेशन ना हो कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं है, उन्हें भी अलग से रखा जाता है। इसको क्वारंटाइन कहते हैं। तो केसेस के लिए आइसोलेशन, जो बीमार हो गया, संक्रमित हो गया, उसके लिए आइसोलेशन, और जिसमें हमें शक है कि इसमें हो सकता है इन्फेक्शन, उसके लिए क्वारंटाइन। नेक्स्ट, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल। हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना पहुंचे, इसके लिए कुछ स्टेप्स है जो कि बार बार कहा जाता है, और अगर हम अच्छे से इनको फॉलो करें तो ये अपने आप में काफी होते हैं उस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को बहुत हद तक तोड़ने के लिए। इसमें मुख्य है अपने हाथों की हाइजीन, क्योंकि हम कोई भी सरफेस को टच करते हैं वो हाथों से ही हमारे फेस तक जाता है और अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी पैसेज तक जाता है वायरस। तो हमारे हाथ अगर बार बार हम धोएंगे, साफ रखेंगे, तो जो भी वायरस हमारे हाथों में है वो साफ होता जाएगा और वो हमारे बॉडी में नहीं पहुंचेगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कई बार डायरेक्ट ट्रांसमिशन को रोकने के काम आता है। कोई व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हो, जिससे जो खांस ले या छींक ले आसपास के एनवायरनमेंट में, तो वो ड्रॉपलेट्स हमारे तक ना पहुंचे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक, उसको प्रोटेक्ट करता है मास्क। रेस्पिरेटरी हाइजीन, हम जब खांसते छींकते हैं तो उसको कवर करके अप्रोप्रिएटली हम मुंह ढक के, मुंह और नाक ढक के खांसे, और टिश्यूज को जो हम यूज करते हैं हैंकी या टिश्यू, उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, वायरस क्योंकि ड्रॉपलेट से फैलता है, ड्रॉपलेट इतनी दूर तक नहीं जा सकते, एक निश्चित दूरी है कि वो उससे पहले ही नीचे गिर जाते हैं। हवा में तैरना उनका बड़ा मुश्किल होता है, तो वो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए 6 फुट की दूरी, 2 गज की दूरी जो कहा जाता है, वो ये इंश्योर करता है कि अगर किसी को होगा भी डिजीज और अगर आपने इतनी दूरी बनाई रखी है तो वो नहीं फैलेगा। तो यही मैसेजेस हमें सुपरवाइजर्स को चाहिए कि ये उनको बड़ा क्लियर ये चारों मैसेजेस हो, और इसी मैसेज को हम फील्ड टीम्स के जरिए और हमारे विजिट्स के टाइम पे क्लियरली कम्युनिटी में पास ऑन कर सके ये मैसेज, और देखें कि कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट, सुपरवाइजर्स का रोल मैनेजरियल होता है, वो मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं। तो उसमें ये 4 चीजें आती हैं: प्लानिंग, ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स और मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग का। प्लानिंग की बात करते हैं, उसको स्टार्ट करना है प्लानिंग से। प्लानिंग किस चीज की प्लानिंग? नेक्स्ट, कि जो टीम्स उसके अंडर है, 10 टीम्स है या 12 टीम्स है एक सुपरवाइजर के अंडर, उसको क्या काम करना है, उनको कैसे काम करेंगे, उन सब की एक रूपरेखा तैयार करना, ये प्लानिंग का पार्ट है। नेक्स्ट, प्लानिंग में उनके पास में, सुपरवाइजर के पास में जानकारी होनी चाहिए कि उनका एरिया कौन सा है, कितना एरिया उनको एलोकेट किया हुआ है, कितने टोटल घर है उस एरिया में, वो एग्जैक्टली कहाँ पे पड़ता है ये पता होना चाहिए। कौन सी टीम्स है जो उनके अंडर काम करेगी इस सर्वे के दौरान, इस एक्टिविटी के टाइम पे, उन सब लोगों के नाम, नंबर इनके पास होने चाहिए, और टीम मेंबर्स के पास में सुपरवाइजर के डिटेल्स होने चाहिए। उनके साथ में डेली ब्रीफिंग मीटिंग, यानी कि सवेरे फील्ड में जाने से पहले उनको ब्रीफ करना टीम्स को कि आज का प्लान क्या है और आज क्या एक्टिविटीज होनी है। और उसके बाद में शाम को जब एक्टिविटी खत्म हो जाए, जब भी जो भी समय निर्धारित किया है फील्ड एक्टिविटीज के लिए, उसके बाद में डीब्रीफिंग मीटिंग सुपरवाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब प्लानिंग के एस्पेक्ट्स है। नेक्स्ट, ऑपरेशंस, जो एक्चुअल फील्ड वर्क होना है, जो टीम्स द्वारा किया जाना है, उसमें टीम्स को डिप्लॉय करना, वहां पे उनके डिप्लॉयमेंट से पहले, उनको भेजने से पहले उनके पास में वो सब चीजें हैं, खास करके उनको क्लियरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। उनको ट्रेनिंग की अगर जरूरत है तो एक ट्रेनिंग आज हो रही है, अगर उन्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है 2-3 दिन में आपको लगता है, तो आप अपने लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक्स, यानी कि वो सारी चीजें होना जो किट का पार्ट, या फिर उस टीम में जो फील्ड टीम है उसके पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये इंश्योर करना, और वो कैसे जाएगी टीम वहां पे और कैसे काम करेगी, ये चीजें जो उनके लिए जो सामान उनको चाहिए, जो चीजें चाहिए, वो इंश्योर करना। इसमें थर्मल गन्स, पल्स ऑक्सीमीटर्स,
फॉर्म जिसपे वो भरेंगे अपना डेली का डेटा, और सबसे इम्पोर्टेंट उनके अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए पीपीई सारी चीजें होनी चाहिए उनके पास में। इक्विपमेंट्स का कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ताकि वो गलत रीडिंग ना दे, हम किसी को फॉल्सली ना कह दे कि उसका तो 90% से कम है, उसको हॉस्पिटल ले जाओ, जबकि असली में हो सकता है उसका बिल्कुल नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल हो, टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो। तो कैलिब्रेशन सवेरे सवेरे टीम्स जब डिप्लॉय होती है उससे पहले इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा लॉजिस्टिक्स में नेटवर्किंग विद एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर और मेडिकल ऑफिसर। फील्ड टीम्स का काम होगा उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। दो ही क्राइटेरिया देखेंगी वो, किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है या किसी का पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग 95 से कम है। ऐसा कोई व्यक्ति मिलते ही फील्ड टीम सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर देगी। फील्ड टीम का काम वहां पे खत्म हो जाता है, उनसे इतना ही एक्सपेक्टेड है कि वो अपने सुपरवाइजर के नोटिस में ले आए। लेकिन सुपरवाइजर का काम वहां से चालू होता है कि वो मेडिकल ऑफिसर से, एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर से, हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेशन करके उस व्यक्ति को जिसको फील्ड टीम ने आइडेंटिफाई किया है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना इंश्योर करें। नेक्स्ट, और लास्टली जब ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं तो उसमें रिपोर्टिंग और उसका मॉनिटरिंग। तो वो खुद भी फील्ड में जाके 10% हाउस होल्ड्स उनसे एक्सपेक्टेड है। टीम ने अगर टोटल मिला के आज 1000 घर की है 10 टीम्स ने, तो उनसे एक्सपेक्टेड है कि 100 घरों को रैंडमली जाके चेक करेंगे कि टीम ने अपना काम ठीक से किया है कि नहीं किया है। और उसके अलावा वो जो डेटा एक दिन का जो टीम ने अपना फॉर्म भरा है रिपोर्ट, वो सारी 10 टीम्स का या 12 टीम्स का इकट्ठा करके वो उनका सुपरवाइजर का एक दिन का आउटपुट होगा। नेक्स्ट, टेक्निकल रोल ऑफ सुपरवाइजर्स। इसमें कुछ चीजें हैं क्योंकि सुपरवाइजर फील्ड टीम्स के लिए एक रेफरल पॉइंट है कि वो उसकी सारी समस्याएं या उसकी सारी क्वेरीज सुपरवाइजर लेवल पे एड्रेस हो जानी चाहिए। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि सुपरवाइजर्स को बहुत सारी चीजें पता हो इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, कंटेनमेंट, आइसोलेशन और क्वारंटाइन के बीच का फर्क, रेफरल कैसे अरेंज करना है और पर्सनल प्रोटेक्शन के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में एडिक्वेट नॉलेज हो। नेक्स्ट, हम इन पे एक एक पे बात करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे फोकस इसलिए जरूरी है, ये एकमात्र पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन है जिसके जरिए चेन ऑफ ट्रांसमिशन को इंश्योर किया जा सकता है कि वो ब्रेक हो जाए। वो ब्रेक तभी होगी जब हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स, एक एवरेज बॉल पार्क फिगर है 30 कॉन्टैक्ट्स एक केस के लिए, तो इस लेवल तक जब हम पहुंच पाएंगे कि हर नया केस जो हमें मिल रहा है उसके हमने 30 कॉन्टैक्ट्स आइडेंटिफाई कर दिए, और 30 कॉन्टैक्ट्स आइडेंटिफाई कर दिए उसमें से ज्यादातर 24-25 कॉन्टैक्ट्स कम से कम पहले 3 दिन के अंदर, पहले 72 घंटे के अंदर आइडेंटिफाई कर दिए, और उनपे जो एक्शन लेना है, उनको क्वारंटाइन करना है, वो क्वारंटाइन किए जा चुके हैं। ना सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बल्कि आइडेंटिफिकेशन के साथ में उनको क्वारंटाइन भी कर दिया गया है, तब जाके चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूट सकती है। नेक्स्ट, सो केसेस आइडेंटिफाइड, ये आपको इंफॉर्मेशन लैब से मिल जाता है। डेली सुपरवाइजर्स को अपने एरिया के केसेस डेली प्रोवाइड कराए जाए। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने भी नए केसेस आ रहे हैं एक सुपरवाइजर के एरिया में, उन केसेस को सुपरवाइजर के एरियाज के हिसाब से डिवाइड करके डेली हैंड ओवर कर दे सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर का रोल एक बार जब केसेस आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो इंटरव्यू करना होता है नए केसेस को। जितने भी नए केसेस आ गए उनको इंटरव्यू करके उनके जितने भी लोग संपर्क में आए हैं कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना। घर के लोग आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, नेबरहुड के आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, यूजुअली उसी एरिया में होते हैं जो सुपरवाइजर का एरिया है। लेकिन जो बाकी वर्क प्लेस वाले कॉन्टैक्ट्स और ट्रैवल वाले कॉन्टैक्ट्स, ये कॉन्टैक्ट्स कई बार दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में हो सकते हैं, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या कभी कभी दूसरे स्टेट में भी हो सकते हैं। तो वहां पे वो अप्रोप्रिएट लेवल पे सुपरवाइजर अपने सीनियर लेवल पे इन्फॉर्म करें कि इस एरिया में ये कॉन्टैक्ट्स भी है, इस पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट में भी है। अगर दूसरे स्टेट में है तो कंसर्न स्टेट लेवल के जो ऑफिसर्स है SSOs, वो दूसरे स्टेट को भी इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद में उन कॉन्टैक्ट्स का इंटरव्यू कि किस किस्म का संपर्क हुआ था, वो हाई रिस्क थे या लो रिस्क थे, ये हर एक कॉन्टैक्ट को क्लासिफाई करना जरूरी है। जब तक इतनी जानकारी नहीं होगी कि हर कॉन्टैक्ट को हमने हाई रिस्क या लो रिस्क जैसा भी वो है क्लासिफाई नहीं कर दिया, तब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन अधूरी है।
और जब ये कॉन्टैक्ट्स लेबल हो गए, क्लियरली आइडेंटिफाई हो गए और लेबल हो गए कि हाई रिस्क है या लो रिस्क है, तो उसके बाद में उनको क्वारंटाइन कर देना निश्चित अवधि के लिए, जो 14 दिन बताई गई है। और फिर उसके बाद में 14 दिन की अवधि के बाद में उनको डिस्चार्ज करना कि वो अब रिलीज हो गए हैं। डिस्चार्ज का मतलब हॉस्पिटल डिस्चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज का मतलब अब वो होम आइसोलेशन जो पीरियड था उनका, होम क्वारंटाइन पीरियड, सॉरी, होम क्वारंटाइन पीरियड से अब वो डिस्चार्ज हो गए, रिलीज हो गए। नेक्स्ट, ये एक मुश्किल प्रोसेस होता है, मुश्किल मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है कॉन्टैक्ट्स को लिस्ट करना। अगर कोई आपसे भी आज पूछे कि 2 दिन पहले से आप किस किस व्यक्ति के संपर्क में आए थे, तो आपके लिए मुश्किल होगा ये चीजें याद कर पाना कि 2 दिन में, पिछले 2 दिन में मेरे साथ कौन कौन संपर्क में आया। जो अवधि बताई गई है वो बताई गई है कि 2 दिन पहले से लेके, यानी कि मेरे को सिम्टम्स हुए, जब भी मुझे लक्षण आए उसके 2 दिन पहले से लेके सारे कॉन्टैक्ट्स लिस्ट करने हैं। या फिर अगर मुझे सिम्टम्स नहीं आए तो मेरा जब टेस्ट हुआ और रिपोर्ट आई उसके 2 दिन पहले से लेके जो जो व्यक्ति मेरे संपर्क में आए वो सब कॉन्टैक्ट्स की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें हो सकता है कि एक ही बारी में ये नहीं लिस्ट कर पाए पूरे कॉन्टैक्ट्स, तो दोबारा इंटरव्यू करना पड़े। पर्सनल इंटरव्यू बेस्ट होता है, लेकिन फोन पे इंटरव्यू, और अगर वो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड है तो फिर उस हॉस्पिटल इंचार्ज की हेल्प लेनी पड़े और फोन इंटरव्यू, या फिर वो हॉस्पिटल इंचार्ज आपको वो इन्फॉर्मेशन दे तो वो कॉन्टैक्ट्स आप लिस्ट करें। लेकिन द बॉटम लाइन इज अल्टीमेटली यही चीज बताएगी कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं, कि हमने उसके कितने कॉन्टैक्ट्स पहले 3 दिन के अंदर अंदर आइडेंटिफाई करके उनको क्वारंटाइन में डाल दिया है। नेक्स्ट, सारी जानकारी ले आप जब केस से इंटरव्यू कर रहे। केस से इंटरव्यू बहुत जरूरी है, ये बहुत जगहों पे नहीं हो रहा है, इसीलिए शायद ऐसी स्थिति में हम लोग पहुंचे हैं कि केसेस आते हैं, केसेस पॉजिटिव होते हैं, होम आइसोलेशन में ही रहते हैं, रिलीज हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। लेकिन जो काम होना चाहिए कि उनसे पूछना, उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट करना और उनको डेली फॉलो अप, वहां पे कहीं ना कहीं हम लैगिंग है इस वाले एस्पेक्ट में। तो सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक केस को इंटरव्यू किया जाए, उसके सारे कॉन्टैक्ट्स लिस्ट किए जाए और उसके बाद में उसको डेली कॉन्टैक्ट्स को हाई रिस्क और लो रिस्क में बांटा जाए और उनको अकॉर्डिंगली क्वारंटाइन किया जाए। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट से डेली पूछा जाएगा सिम्टम्स के लिए। अगर वो लो रिस्क कॉन्टैक्ट है तो सिर्फ सिम्टम आने पे हम उसका टेस्ट करवाएंगे। अगर वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट कौन होता है? हाई रिस्क कॉन्टैक्ट वो होता है जो 15 मिनट से ज्यादा अवधि तक पॉजिटिव केस के संपर्क में रहा हो, 1 मीटर से कम दूरी में आया हो केस के, और ये सब बिना मास्क के हुआ हो। तो जो लोग उसके घर में रहते हैं वो ऑटोमेटिकली सारे हाई रिस्क कॉन्टैक्ट बन जाते हैं अपने आप ही। इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स को हमें क्लासिफाई करना पड़ता है, जानकारी लेनी पड़ती है कि वो हाई रिस्क है कि लो रिस्क है। घर वाले लोग अपने आप ही हाई रिस्क कॉन्टैक्ट की श्रेणी में आ जाते हैं। तो उसके बाद में उन कॉन्टैक्ट से ये सारा अगले 14 दिन तक पूछना, और अगर वो हाई रिस्क है, लो रिस्क है तो सिम्टम आने पे ही टेस्ट होंगे। हाई रिस्क है तो 5 से 10 दिन के बीच में चाहे सिम्टम आए या ना आए उनको टेस्ट करवाना जरूरी होता है कॉन्टैक्ट्स को। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में चैलेंजिंग है बहुत। मैंने बताया कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक बार में कई बार नहीं हो पाता, दोबारा इंटरव्यू लेना पड़ता है, उसको दोबारा याद आ सकता है कुछ, वो आपको और इन्फॉर्मेशन बाद में दे सकता है केस। तो कॉमन चैलेंजेस आते हैं, एड्रेस नहीं होता है कई बार इनकम्प्लीट सिर्फ लोकेशन होता है, गलत कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया होता है, मोबाइल नंबर, या फिर नाम ऐसे यूज किए गए होते हैं जो कि कॉमनली उसके रिकॉर्ड्स में कुछ और होता है, नाम वैसे कुछ और, पर्सनल या निकनेम्स जो हम यूज करते हैं। लैब कंफर्मेशन का लेट आना भी एक चैलेंज है कि उस व्यक्ति को सारे लक्षण दिख रहे हैं कोविड के, लेकिन अभी उसका लैब रिजल्ट ही नहीं आया, तो क्या मैं उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी से शुरू कर दूं या लैब रिजल्ट आने का वेट करूं? इसमें बॉटम लाइन वंस अगेन यही है कि हमें ये प्रोसेस करना है टाइमली। 3 दिन के अंदर अंदर सारे कॉन्टैक्ट्स को लिस्ट कर देना है और उन कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन में डाल देना है। अगर लैब रिजल्ट नहीं भी आया है और लक्षण ऐसे दिख रहे हैं या सस्पिशन आपका है कि वो हो सकता है पॉजिटिव केस, तो इट इज बेटर कि आप उसको पॉजिटिव केस मान के कॉन्टैक्ट लिस्टिंग शुरू कर दे उसकी। नेक्स्ट, ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फॉर्म है जो हर टीम के पास रहेगा। वो टीम अपना डेली का डेटा, जो उनका डेली एक्टिविटी है, वो इसके अंदर लिस्ट करेगी। तो उसके पास अगर 100 हाउस होल्ड्स है
तो वो 100 हाउस होल्ड्स के लिए इस फॉर्म में अपना सारा लिस्ट करेगी। एक एक हाउस होल्ड के लिए एक एक फॉर्म यूज कर सकती है, नहीं तो एक ही फॉर्म पे जितने भी लोग हैं उस हाउस होल्ड में और उसके एरिया में, उसी को कंटिन्यूएशन में, अगर मान लीजिए 100 घर है अगर एक टीम के पास में, और हर एक घर में 5 से 6 लोग हैं, तो 500-600 लोग उसके पास हो जाते हैं। तो वो एक फॉर्म पे कितना नीचे तक उसको प्रिंट करना है, 50 तक सीरियल नंबर हो सकता है, फिर 51 नेक्स्ट पे, फिर उसके बाद, बट डेली फर्स्ट डे उसको ये फॉर्म जब दे दिया जाएगा तो वो अपना अगले 14 दिन का एक्टिविटी पूरा उसका ब्यौरा इसी फॉर्म पे देगी। आप उसमें देख रहे हैं बेसिक डिटेल्स के अलावा जिन लोगों को वो डेली सर्वे कर रही है उसके आगे 14 दिन का एक डे वाइज कॉलम बने हुए हैं। तो वहां पे वो डे बताता है कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, जिस भी दिन उसका सैंपल अगर कलेक्ट करना पड़ा तो उस दिन को वो एनसर्कल कर देगी नीचे उसके नाम के आगे। नंबर को नहीं एनसर्कल करना है, नंबर के नीचे जो बना हुआ है जिस व्यक्ति का भी सैंपल लिया गया है उसको एनसर्कल करना है उसके आगे उस दिन को। और अगर वो ठीक है उस व्यक्ति उस दिन, तो एक्स लगाते जाना है अगर कोई सिम्टम नहीं है। जैसे ही उसमें कोई भी सिम्टम आता है, सिम्टम का मतलब फीवर, कफ, या फिर सांस लेने में परेशानी, या फिर पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग 95 से कम, अगर ये चारों में से कुछ भी होता है तो वहां पे उसको उस दिन टिक लगाना है। मान लीजिए ऊपर नाम लिखा हुआ है, पहले नाम लिखा हुआ है मिस्टर ए, तो मिस्टर ए का जो नाम है, नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट हो गया मिस्टर ए, डेट ऑफ लास्ट एक्सपोजर उसका जब भी आखिरी बार वो पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट में आया हो, और उसके बाद उसको चौथे दिन फीवर आ गया तो आप चौथे दिन वाले कॉलम में उसके आगे टिक मार्क लगा देंगे, और छठे दिन सैंपल कलेक्ट हुआ तो उस दिन एनसर्कल कर देंगे उसको। और ये शाम को डेली ये वाला फॉर्मेट जब भर के आता है, हर एक टीम से सुपरवाइजर को ये वापस लेना है, उनको देखना है, और एक जगह पे उसके पास में एक टीम होनी चाहिए जो कि वो डेटा एंट्री करके उसको कंसोलिडेट कर सके सुपरवाइजर लेवल पे। अगर डिस्ट्रिक्ट एक अलग मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना चाहता है कि एक डेटा एंट्री टीम पूरी लगाई हुई है सारे सुपरवाइजर और सारे टीम्स के लिए, तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सुपरवाइजर को अपने टीम का जरूर पता होना चाहिए कि आज उसकी 10 टीम्स ने या 12 टीम्स ने कितना वर्क किया। नेक्स्ट, कुछ लोग होते हैं जो जिनके ऊपर स्पेशल फोकस है, सर्वेलेंस टीम्स को रखना चाहिए, एल्डरली, और वो लोग जिनको कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई और हार्ट डिजीज, कैंसर है, या फिर इस तरह की बीमारियां। इनमें देखा गया है कि मोर्टेलिटी और जो